बेसिकली मशीन लर्निंग है क्या, क्या ज़रूरत है हमें इसे पढ़ने की? तो अगर मैं टॉम मिशेल की जो डेफिनेशन है मशीन लर्निंग की उसको ट्रांसलेट करूं तो वो कहता है कि द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस। कि हम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करे, अपने जो एरर्स हों, अपने जो प्रॉब्लम्स हों, उन तमाम को ओवरकम करे। किसके साथ? जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, जो भी उसको एक्सपीरियंस करंट टाइम में, करंट सिनेरियो में जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके लिहाज से जैसा भी इन्वायरमेंट हो, वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हो। ठीक है, जैसे अगर MIT की अगर हम मशीन लर्निंग की डेफिनेशन देखें तो प्रिंसिपल मेथड्स एंड एल्गोरिदम फॉर लर्निंग एंड प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मशीन लर्निंग में जो हमारा मेजर फोकस होता है कि हमारे पास कुछ पास्ट डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसकी बेस पे हम लोगों ने फ्यूचर की प्रेडिक्शन देनी होती है। ठीक है, कि लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास कोई डाटा सेट एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी बेस पे हमने प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले दौर में ये वाली चीज अक्कर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या ये चीज अक्कर हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्यूचर की प्रेडिक्शन है उसके लिए हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को या मशीन लर्निंग टेक्निक्स को हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें कि डेटाबेस, अगर मैं माइनिंग की बात करता हूं, अगर आप लोगों ने डेटा माइनिंग का कोर्स पढ़ा हो तो डेटा माइनिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने से होता है। कि मेरे पास कोई लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डेटा होता है, उस लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डेटा में से मैंने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ये काम हमारा डेटा माइनिंग का होता है। अगर मैं डेटा माइनिंग को मशीन लर्निंग के साथ कंपेयर करूं तो मशीन लर्निंग जो है, इट्स नॉट जस्ट अ डेटाबेस प्रॉब्लम, कि ये एक जस्ट डेटाबेस प्रॉब्लम नहीं जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इन्रोलमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसके लिहाज से हम लोग एट द एंड चीज़ों को प्रेडिक्ट करके बता रहे होते हैं कि ये चीज़ के अक्कर होने के कितने % चांसेस हैं, या ये चीज़ फ्यूचर में अक्कर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मशीन लर्निंग का जो मेजर गोल है वो बेसिकली ये है कि जिस तरह से हमारा कोई भी ह्यूमन जो परफॉर्म कर रहा है, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह से हमारी जो मशीन है वही काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो बेसिकली हम कर रहे हैं कि एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट के साथ साथ जिसमें कैपेबिलिटी हो अपने आप को इम्प्रूव करने की, ठीक है, चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की, और जो काम ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, हाई एक्यूरेसी से परफॉर्म कर रहा है, हम वही काम मशीन से करवाना चाहते हैं कि तुम यही काम कर दो, जिससे हमारे ह्यूमन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगी और हमारा जो काम है वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डेली लाइफ में बेतहाशा मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस देखते हैं, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम की एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं कि ये मशीन लर्निंग का काम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे वेब क्लिक्स की बात करता हूँ, आप लोग गूगल में जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं या बिंग में चले जाते हैं कोई भी सर्च इंजन को यूज़ करके, तो वहां पर अगर लेट्स सपोज मैंने कोई भी चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, तो गूगल क्या करता है, हमें डिफरेंट लिंक्स को शो करवा रहा होता है। ठीक है, वो जो डिफरेंट वेब पेजेस जो मुझे शो हो रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ किसी एल्गोरिदम की बेस पे ही शो हो रहे हैं ना, कि जो मेरी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, तुम उस रिक्वायरमेंट के लिहाज से मुझे डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं वो शो करवाओ। तो वो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, या गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का जो उनका पेज रैंक का एल्गोरिदम है वो वर्क कर रहा होता है, और जो मेरी क्यूरी होती है जिसके अगेंस्ट मुझे कोई डाटा चाहिए होता है, तो वो जो डाटा वहां से फेच करके ला रहा है उसको मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से पेज रैंक करके मुझे शो करवाता है कि जो आप चीज सर्च करना चाहते हैं उसके मोस्ट रेलेवेंट चीज ये है। ठीक है, तो वो पेज को रैंक कर देता है। ये भी हमारे पास मशीन लर्निंग का टास्क है कि जो एल्गोरिदम बैकएंड पे जो लर्निंग हो रही है जिसकी बेस पे हमें एक्चुअल में वो प्रेडिक्ट करके दे रहा है कि ये वाले वो पेजेस हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सिमिलर हैं। ठीक है, ये हमारा मशीन लर्निंग का टास्क है। इसके अलावा लेट्स सपोज इसी चीज़ को अगर हम लोग मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखना चाहें कि मेडिकल में कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो आप लोग देखते हैं कि जैसे तमाम चीज़ हमारी ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रही है, तो बायोलॉजिकल रिकॉर्ड भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो हम उसकी मदद से डिजीज को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उनकी फ्यूचर में प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोविड-19 है, इसके अगर मेरे पास सैंपल्स हैं, उनका तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है,
तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि कौन से आने वाले लोगों में या कौन सी एज के लोगों में या अगर कैसे कैसे उनके फीचर्स हों तो उनमें ये कोविड-19 होने के चांसेस इतने परसेंट है, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा सेट मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि फ्यूचर में इतने परसेंट लोगों को ये कोविड-19 होने के चांस हैं, ठीक है, या इस एज के लोगों में होने के ज़्यादा चांस है। तो ये बेसिकली हम लोग मशीन लर्निंग को ही यूज़ करके हम बेसिकली एग्जिस्टिंग डेटा सेट पे ट्रेनिंग करके एट द एंड हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन देते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई पास्ट का डाटा एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, उस डाटा सेट पे मैंने कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाया, मशीन लर्निंग की बेस में से मैंने उसमें से कोई एक्स्ट्रा फीचर्स कोई एक्स्ट्रा पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए और उसकी बेस पे मैंने फ्यूचर की प्रेडिक्शन दी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक मशीन लर्निंग का टास्क है। इसी तरह से अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो वहां पर भी हमारे पास काफ़ी इसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास जीन सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, इस तरह के काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशंस के लिए हम लोग मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो वहाँ पर भी हमारी बेतहाशा मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू मशीन लर्निंग के थ्रू हमारा वो जो काम है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं तो बाय हैंड प्रोग्राम कर सकता हूँ, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनको मैं बाय हैंड प्रोग्राम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर्स की बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि हम एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाना चाहते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग खुद से वो एक्सपीरियंस की बेस पे खुद से लर्न करे और लर्न करने के बाद खुद से जो अपनी उड़ान है वो अपनी खुद से वो कर सके। तो इसके लिए जाहिर बात है हमें किसी न किसी ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत होगी जो ये सारा काम कर रहा हो। तो एक तो तरीका ये है कि हम एक प्रोग्राम लिखना शुरू करें जो इस तरह से ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर्स में हमारी हेल्प आउट कर सके। तो जब हम इसका इनिशियल पॉइंट लेंगे तो हम कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से पॉइंट हम स्टार्ट करें, कैसे इसका प्रोग्राम लिखें, क्या क्या चीज़ें इसकी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें एम्बेगुइटी हो सकती है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि क्यों ना हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो, क्यों ना हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर हो जो कि इटसेल्फ लर्न कर रहा हो कि हाउ टू फ्लाई दिस हेलीकॉप्टर, कि मैंने इस जहाज़ को किस तरह से फ्लाई करवाना है, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम होते हैं जिनको हम लोग बाय हैंड जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस को, और कुछ होते हैं जिनके लिए हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर कोई ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो ऑटोमेटिकली हमें उसके लिहाज से प्रेडिक्शंस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे हैंड राइटिंग रिकग्निशन है। हैंड राइटिंग रिकग्निशन का क्या मतलब है बच्चों? एनीवन? जो भी हम लिखते हैं वो मतलब रिकग्नाइज होके मतलब कंप्यूटर में आ जाए, मतलब बेसिकली हैंड राइटिंग डिफरेंस समझ आ सके, कंप्यूटर पता लगा सके सर कि वो किसकी है। डिफरेंट पैटर्न्स रिकग्नाइज कर लेता है सर हमारी राइटिंग के। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज ये पैटर्न मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो उसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं कि मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मैं मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को यूज़ करके मैं हैंड राइटिंग को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, कौन से रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं इसकी मदद से सॉल्व कर सकता हूँ? कोई एग्जांपल देंगे आप लोग? पेपर चेकिंग, पेपर चेकिंग, गुड। एनीवन एल्स? सर फेक सिग्नेचर, ऑटोमेटिक फेक सर सिग्नेचर्स पकड़े जा सकते सिग्नेचर चेक करने, सिग्नेचर चेक करने के सिग्नेचर। एग्जैक्टली। इसके अलावा जैसे आप लोग देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैंने कोई पोस्ट करनी है, कोई मैंने डाक भेजनी है, तो मैं डिफरेंट कोरियर सर्विसेज को मैं यूज़ करता हूँ, टीसीएस को यूज़ करता हूँ या कोई भी अदर मैं जो कोरियर सर्विसेज हैं उनको मैं यूज़ करता हूँ। वहाँ पर आप देखते हैं कि हम लोग टू और फ्रॉम में बताते हैं कि किसको भेजना है, कहाँ से मैं भेज रहा हूँ, वो तमाम एड्रेस मैं वहाँ पर लिख रहा होता हूँ। तो अगर वही काम जो है मैं हैंड राइटिंग ही है ना, जो मैन्युअली मैं लिख रहा हूँ हाथ के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पे, अगर मैं एक ऐसी डिवाइस बना दूँ, एक ऐसा सिस्टम अगर मैं बिल्ड कर लेता हूँ जो ऑटोमेटिकली मेरी उस हैंड राइटिंग को रिकग्नाइज करे और जहाँ पर वो मैंने पोस्टर जो है वो भेजना है तो ऑटोमेटिकली कोरियर सर्विसेज मुझे प्रोवाइड कर दे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है कि अगर लेट्स 1000 ऑफ मील्स का हमारा डिस्टेंस है, वो जो तमाम कॉस्ट हमारी उसके ऊपर लग रही थी कि हमने तमाम पर्सन्स को स्पेसिफिक करना था, हर एक को स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन करना था, आपको ह्यूमंस की ज़रूरत थी, तो उसमें हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी कम हो जाएगी और जो हमारी कॉस्ट है वो भी हमारी सेव हो जाएगी। इस तरह से डिफरेंट जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, कंप्यूटर विजन के जो डिफरेंट हमारे पास
यूज़ कर रहे हैं वो भी तमाम हमारे मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम्स को ही यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे एट द एंड हमारे नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके हमें बताते हैं कि ये इस तरह से आप लोग इसको आगे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर विजन्स की बात करूं तो इमेजेस में से आप लोग डिफरेंट जो यूजफुल पैटर्न्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके आप लोग बता सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन का डेटा सेट है तो आप उसकी बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चेहरा जो है वो कैसा इमोशन भेज रहा है। फॉर एग्जांपल हैप्पी इमोशन है, सैड इमोशन है, कैसा इमोशन है, ठीक है। तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन फेशियल एक्सप्रेशन की बेस पे ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा मेजर काम है वो ये है कि जो काम एक ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है वही काम हम मशीन के थ्रू करवा लें। इट्स अ मशीन लर्निंग, ठीक है। कि जो काम मैं एक कंप्यूटर एक ह्यूमन की मदद से परफॉर्म करवा रहा हूँ वही काम मैं मशीन की मदद से अगर मैं करवा लेता हूँ तो ये मेरी मशीन लर्निंग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन को मिमिक कर लेता हूँ कि जिस तरह से मेरा ह्यूमन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से मेरा ह्यूमन ब्रेन जो है वो लर्न कर रहा है, अगर इसी तरह से वो लर्निंग जो है मैं किसी मशीन को दे देता हूँ तो ये हमारे पास मशीन लर्निंग है। कि आप लोग बेसिकली वो तमाम पैटर्न्स, वो तमाम चीज़ें जो हमारा ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, हम कहते हैं कि वही तमाम चीज़ें, वही तमाम पैटर्न्स मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर ले। सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? ओके। तो उसके बाद जैसे सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स हैं कि अगर लेट्स सपोज हम सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स की बात करें, जैसे अमेजोन आप लोगों ने देखा है, नेटफ्लिक्स देखा है, ठीक है, जहां पर बेसिकली क्या करता है, अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट वो मुझे सजेशंस देता है कि लेट्स सपोज आपकी जो पास्ट अर्लियर जो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट परचेज किए थे वो ये हैं, ठीक है, आप फ्यूचर में ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो वो जो रिकमेंडेशंस दे रहा हूं मैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डाटा, तो वो तमाम जो सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स में कर रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ही मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं तो डिफरेंट जो मूवीज की हमें रिकमेंडेशंस दे रहा होता है, ठीक है, ये भी तमाम हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को ही यूज करके हमें तमाम रिकमेंडेशंस दे रहा होता है। अब जरा ये अज्यूम करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिलियन ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, हर मिलियन ऑफ यूजर की डिफरेंट उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, हर बंदा डिफरेंट मूवी को लाइक करता है, हर बंदे के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है प्रोडक्ट्स परचेजिंग का वो डिफरेंट है, मूवीज का डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज आपने हर बंदे को उसी के लिहाज से कस्टमाइज आपने रिकमेंडेशन देनी है, तो इसका क्या तरीका हो सकता है? एक तो तरीका ये है कि मैं हर कस्टमर के लिए अपना अलहदा से प्रोग्राम लिखूं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास मिलियन ऑफ यूजर्स हैं तो मुझे मिलियंस ऑफ प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेकंड सोल्यूशन इसका क्या है कि बजाय इसके कि मैं खुद से मैनुअली हर यूजर के लिए अलहदा अलहदा से प्रोग्राम लिख रहा हूं, क्यों ना मैं एक ऐसी मशीन बना दूं, क्यों ना मैं एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज करके ऐसी मैं एक टेक्निक बना दूं जिसकी मदद से वो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो ह्यूमन का जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली वहां से गेट करे और हर कस्टमर के लिहाज से वो सेल्फ कस्टमाइज उसको रिकमेंडेशन दे रहा हो कि आपके लिए ये वो रिकमेंडेशंस हैं जो आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। या नेटफ्लिक्स की बात करूं तो ये वो मूवीज हैं जो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ पे सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स की जरूरत हो रही होती है जहां पर हमारी मशीन लर्निंग की इन्वॉल्वमेंट है? जैसे मैंने अमेजोन और नेटफ्लिक्स की एग्जांपल दी है, इसके अलावा कोई और है जहां पर सर यूट्यूब है। एग्जैक्टली यस सर। जी, एनीवन एल्स? सर सारे सोशल ऐप्स पे है एग्जैक्टली प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सर। उसके अलावा सैटेलाइट वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, वहाँ भी हम ये यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में रिकमेंडेशंस क्या दे रहे होते हैं हम? सर जिससे हम हम पास से पता लगाते हैं कि अभी हमारे पास मतलब बारिश का वो कितने परसेंट चांस हमारे पास बारिश हो सकती है। तो और मैं सर गूगल सर्च इंजन भी है। गुड। मैं बेसिकली ये पूछ रहा था कि उसमें रिकमेंडेशंस क्या दे रहे होंगे आप वेदर फोरकास्टिंग में? तो रिकमेंडेशंस यही दे रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आपने किसी इवेंट पे जाना है तो आपको रिकमेंड कर रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने
कि आपके लिए जाना सूटेबल है या जाना सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको Yes, एक yes. ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्शंस दे रहे होंगे, लेकिन वहां पर हमारी सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू अवर हिस्टोरिकल डाटा वो मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है कि तुमने ये वो मूवीज हैं जो तुम देख चुके हो, फ्यूचर में तुम ये मूवीज देख सकते हो, या तुम्हारे इंटरेस्ट के रिलेटेड ये वो वाली मूवीज हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए, ठीक है। Yes. तो वो जो है हमारे पास वो सेल्फ कस्टमाइजिंग प्रोग्राम्स है कि अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर इंटरेस्ट आप उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि इस तरह की तुम लोग ये चीज़ बना सकते हो। तो अभी आप लोगों के जहन में एक स्केच बनना शुरू हो गया होगा कि मशीन लर्निंग का जो हमारा मेजर गोल है वो क्या है, कि बेसिकली आपने एक लर्निंग करवानी है। आपने किसी भी चीज़ के लिए जो भी प्रॉब्लम, रियल टाइम प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी न किसी लर्निंग एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है, जिसकी बेसिस पे आप अपने मशीन को लर्न करवाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। जो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है उसकी बेस पे अपने सिस्टम को लर्न करवाते हैं, और एट द एंड हम लोग प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं। और वो प्रेडिक्शन कौन सी होती है? फ्यूचर प्रेडिक्शन, के फ्यूचर में ये चीज़ अक्कर होने के कितने % चांसेस हैं, अक्कर हो भी सकती है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि अगर लर्निंग प्रोसेस की मैं बात करूँ तो लर्नर अ कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस डेटा डी, कि हमारे पास कोई डेटा डी होगा रिप्रेजेंटेड पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू आइदर डेवलप एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू फ्यूचर डाटा आर डिस्क्राइब इन सम मीनिंगफुल वे टू द डेटा सीन। तो हमारे पास क्या होगा, कोई एग्जिस्टिंग डेटा सेट होगा, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे, और एट द एंड हम कोई प्रेडिक्शन दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे टू प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज फॉर फ्यूचर पेशेंट, लेट्स सपोज अगर कोई डिजीज है जो अकर हुई है, तो हम हिस्टोरिकल डाटा को यूज करके हम ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि फ्यूचर में ये वाली जो डिजीज है उसके प्रेजेंस होने के कितने % चांसेस हैं। या डिस्क्राइब द डिपेंडेंसीज बिटवीन डिजीज, अगर मैं एक डिजीज की दूसरे डिजीज के साथ डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो हम लोग वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ज़हन में स्केच बना होगा कि सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास डाटा सेट है, कि अगर तो मेरे पास डाटा है देन मैं कोई भी काम बड़े इजीली कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास डाटा सेट नहीं है तो वो वाला काम जो उसकी लर्निंग की बेस पे मैंने एट देन प्रेडिक्शन देनी है, तो वो हमारे पास वो काम उतना हमारा मुश्किल होता जाएगा। उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट टाइप्स है मशीन लर्निंग की, जो हम लोग वन बाय वन इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में बेसिकली क्या है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई, के एक कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा है कि वो अपनी लर्निंग कर रहा है। किस तरह से लर्निंग कर रहा है? फ्रॉम एक्सपीरियंस ई विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी, क्या वो किसी सम टास्क, किसी रिस्पेक्टिव टास्क के अकॉर्डिंगली वो अपने एक्सपीरियंस को लर्न कर रहा है। एंड परफॉर्मेंस मेजर पी, इट इज द परफॉर्मेंस मेजर एट टास्क एंड टी, के इस टास्क पे हमारे जो कोई भी हमने जो मॉडल बनाया था, जो उसने एक्सपीरियंस किया था वो कितने % अच्छा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना एज मेजर्ड बाय पी इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस टी। तो जी बच्चे, ओके, तो एज मेजर्ड बाय पी इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस ई। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने एक मॉडल को लर्न किया, ठीक है, वो लर्निंग किस बेस पे कर रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कहाँ से आ रहा है? वो उस स्पेसिफिक टास्क से आ रहा है जिसके ऊपर वो अपने आप को लर्न कर रहा है। तो लर्निंग के बाद फिर एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, ठीक है, क्या उसका जितने पर उसने लर्न किया है वो कितना अच्छा है, ठीक है, जो उसका अच्छा है कि कितने % वो एक्यूरेटली वो लर्न किया और कितने % एक्यूरेटली प्रेडिक्शन दे रहा है, वो हमारी परफॉर्मेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लोगों को ये टास्क दिया जाए कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है, सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वाचेस विच ईमेल यू डू और डू नॉट मार्क एज स्पैम। जैसे आप लोग जीमेल को यूज करते हैं, तो जीमेल में जब आपको कोई मेल आती है तो उससे पहले स्पैम फिल्टरिंग लगी होती है। वो क्या करता है बेसिकली कि जो अगर कोई ईमेल अगर तो वो स्पैम है तो वो मेरे स्पैम वाले फोल्डर में भेज देते, वो डायरेक्टली मेरे इनबॉक्स के फोल्डर में नहीं भेजता, ठीक है। तो इसमें वो क्या कर रहा है, बेसिकली मशीन लर्निंग की ही इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली, कि बैकएंड पे जीमेल वालों का कोई एल्गोरिदम लगा है, किस चीज का? स्पैम फिल्टरिंग का, जो कि आइडेंटिफाई करता है कि अगर मेल में ये वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हो या मेल का फॉर्मेट इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो वाली हमारी जो मेल है वो स्पैम ईमेल है, ठीक है।
तो अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये टास्क हो तो इसमें से अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि इस टास्क में आपके पास कौन सा व्हाट इज टास्क टी, इसमें एक्सपीरियंस ई क्या होगा और परफॉर्मेंस मेजर पी क्या होगा। तो बेसिकली जो हमारा बेसिक टास्क है इसमें वो क्या है कि हमने क्लासिफाई करना है अपने ईमेल को कि आया वो स्पैम है या नहीं स्पैम, ठीक है। तो ये हमारा एक टास्क है इस प्रोग्राम का। और अगर लेट्स सपोज हम चेक करना चाहते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो एक्सपीरियंस क्या होगा, वाचिंग यू लेबल ईमेल एज स्पैम और नॉट स्पैम, कि जो भी मैं लेबल्स दे रहा हूं उसको वो लर्न करे, उसके ऊपर वो सीखे कि उन लेबल्स को देखे कि कौन सी ईमेल को उसने स्पैम कहना है और कौन सी ईमेल को उसने स्पैम नहीं कहना। और अगर मैं परफॉर्मेंस मेजर की बात करूं तो परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि जो उसने उस स्पेसिफिक टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसने लर्निंग की है वो कितने परसेंट एक्यूरेटली मुझे फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रहा है, वो मेरा परफॉर्मेंस मेजर है। जैसे द नंबर ऑफ ईमेल्स करेक्टली क्लासिफाइड एज स्पैम और नॉट स्पैम, कि जो मैं ईमेल उनको दे रहा हूं टेस्ट के लिए तो वो कितने परसेंट ईमेल हैं जिनको वो एक्यूरेटली क्लासिफाई कर रहा है। तो जितने परसेंट वो एक्यूरेटली क्लासिफाई करेगा उतने परसेंट हमारी उसकी जो हमारे पास परफॉर्मेंस है उतने परसेंट ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा बच्चों, अभी मे बी सेशन जो है वो टाइम आउट हो जाए तो फिर आप लोग दोबारा से सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर दूंगा। आवाज तो नहीं आ रही जी मैं कह रहा हूँ मे बी अभी हमारा सेशन जो है वो टाइम आउट हो जाए तो मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूंगा, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। गॉट इट? ओके। अब जैसे मशीन लर्निंग का अगर आप लेट्स सपोज मैंने ये प्रेडिक्शन करनी हो कि फॉर एग्जांपल द ग्रेड्स फॉर स्टूडेंट टेकिंग दिस कोर्स, कि जो लोग ये मशीन लर्निंग का कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, उनके कितने परसेंट चांसेस हैं कि उनके क्या ग्रेड्स आएंगे इस कोर्स में, फॉर द स्पेसिफिक मशीन लर्निंग के कोर्स में उनके क्या क्या ग्रेड्स आ सकते हैं। तो अगर लेट्स सपोज मुझे ये एक टास्क दिया जाता है, अगर मैंने इस टास्क को सॉल्व, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है, तो मेरे पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे, डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिनको मैं फॉलो आउट करता हुआ एट द एंड प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को हमारे पास कोई डाटा होगा, ठीक है, वो डाटा क्या होगा, बेसिकली हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं। कुछ हमारे पास अजम्पशंस होंगे जिसकी बेसिस पे हम कह रहे होंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कि व्हाट कैन वी अज्यूम अबाउट द स्टूडेंट और द कोर्स, कि हम स्टूडेंट्स या कोर्स के बारे में क्या अजम्पशंस लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिप्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है, हाउ डू वी समराइज अ स्टूडेंट, कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके डाटे को आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई एक मैं रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूं देन ही मैं कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ना। तो जस्ट पहले जो मेरे पास डाटा गैदरिंग है, कुछ मैं अजम्पशन सेट करूंगा, फिर मैं अपने डाटा को कोई एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एस्टिमेशंस होते हैं कि हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ मैप फ्रॉम स्टूडेंट्स टू ग्रेड, कि हम किस तरह से एस्टिमेट लगाएंगे कि जो स्टूडेंट के ग्रेड हैं उनको हम किस तरह से एस्टिमेट करके एट द एंड हम उनको प्रेडिक्शन दे रहे होंगे। तो कुछ हमारे पास मॉडल सिलेक्शन है कि आप लोग कौन से मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल को यूज कर रहे होंगे जिसकी बेसिस पे आप लोग अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास प्रॉब्लम है, डिफरेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स हैं जिनको आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारा मेजर कंसर्न होता है वो एक्यूरेसी होता है कि हमारा जो मॉडल, लेट्स सपोज अगर मैं कोई बिल्ड कर लेता हूँ, वो कितने परसेंट एक्यूरेटली हमारा मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है, कितने परसेंट एक्यूरेटली हमारा मॉडल जो है वो प्रेडिक्शन दे रहा है, कितने परसेंट एक्यूरेटली वो तमाम जो न्यू आने वाली एग्जांपल्स हैं उनको टेस्ट केसेस में कितने अच्छे से वो हमें एवेल्युएट करके उनकी प्रेडिक्शंस दे रहा है। तो एट द एंड जो हमारा मॉडल जिसको हम यूज करेंगे उसके बेस पे जो वो हमें जो रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जो फ्यूचर प्रेडिक्शन दे रहा है, उसकी जो एवेल्युएशन है, जैसे मैं अभी बता कर रहता हूँ कि हम लोग एक्यूरेसी को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एवेल्युएशन मेजर्स होते हैं कि ये जो मेरा मॉडल था जिसने मुझे फ्यूचर की प्रेडिक्शन दी है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। तो जितने परसेंट एक्यूरेट होगी उसी के लिहाज से आप उसे कह देंगे कि ये मेरा जो मॉडल है वो इतने परसेंट एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। यहाँ तक आप लोगों की कोई क्यूरी है तो पूछ लें आप लोग, किसी भी चीज़ में, मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग के स्टेप्स में जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। किसी की कोई क्यूरी नहीं है बच्चों?
अभी भी स्लो आ रही है सब बच्चों को आवाज? नो सर अब ठीक होगी। ओके अच्छा, तो जो मैंने अभी ये स्लाइड बताई है इस चीज की समझ आ गई है या रिवाइज करवा दूं? सर करवा दे रिवाइज Okay. की पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली की पॉइंट्स में मैं ये बता रहा था कि हमारे पास मशीन लर्निंग का अभी आपको एक टास्क दिया है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दिया गया आप लोगों को कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो लोग मशीन लर्निंग का कोर्स अभी जो स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं इस कोर्स में, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके क्या ग्रेड्स आएंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये मैंने एक प्रेडिक्शन देनी है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, जो मेरे पास ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बेसिस पे मैंने प्रेडिक्शन देनी है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास की स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास मेजर जो चीज है वो डाटा है। वो डाटा कौन सा हो सकता है जिसकी बेस पे मैंने प्रेडिक्शन देनी है? लेट्स सपोज अगर मैंने अपने मॉडल को लर्न करवाना है वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ही होगा, जो मेरे पास डाटा सेट एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी की बेस पे मैं उसको लर्न करवा रहा हूँ। तो पहली जो चीज मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड है वो मेरा डाटा सेट है कि कौन से डाटा सेट की बेस पे मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा और उसकी बेस पे मैं प्रेडिक्शन दूंगा। सेकेंड चीज जो है वो अजम्पशन है कि हम किस तरह की अजम्पशन सेट कर रहे हैं, कि हमारा कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है इस स्पेसिफिक चीज के लिए। कि फॉर एग्जांपल हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल डाटा था वहां पर तमाम सर स्टूडेंट्स आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। ओके सर आपकी आवाज ठीक नहीं है। ओके लेट मी चेक माय इंटरनेट। मैं इंटरनेट को एक दफा चेक कर लूं। कोर्स होगा बहुत स्टूडेंट्स होगा। जी, ये जो डाटा होगा बेसिकली हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ये मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनका डाटा होगा। उसकी बेस पे मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ या लर्न करवा रहा हूँ अपने मॉडल। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो अजम्पशन है कि लेट्स सपोज मेरी क्या अजम्पशन है, व्हाट कैन वी अज्यूम अबाउट द स्टूडेंट। कि लेट्स सपोज अजम्पशन क्या हो सकती है कि जिन बच्चों ने अर्लियर में पास्ट में ये कोर्स लिया था वो क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे या उनकी एवेल्युएशन ग्रुप में हो रही थी। तो ये एक हमारी अजम्पशन है। इसी तरह से कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी कि जो मेरा डाटा है उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जिस बच्चे ने वो एमएल का कोर्स लिया था उसके मैं कौन कौन सी क्लासेस को मैं देखना चाहता हूँ, कौन कौन से कोर्सेज के मैं ग्रेड को देखना चाहता हूँ, जिसकी बेस में प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है। एस्टिमेशन क्या है कि बेसिकली मैंने एस्टिमेट लगाना है कि लेट्स सपोज जिस बच्चे की मैं प्रेडिक्शन देना चाह रहा हूँ फ्यूचर की, मैं उसको कोरिलेट करवाऊंगा, उसको मैं मैप करवाऊंगा पास्ट स्टूडेंट के डाटा के साथ। कि किसी पास्ट स्टूडेंट, कोई ऐसा पास का स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी सेम सर्कमस्टांसेस को में हो और उसका क्या ग्रेड आया था, उसी के लिहाज से मैं इसको कोई ग्रेड असाइन कर रहा हूँ। इसके बाद मॉडल सिलेक्शन होता है कि लेट्स सपोज जिस बच्चे की मैं प्रेडिक्शन करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं कौन से मॉडल को यूज करके प्रेडिक्शन करवाना चाहता हूँ, या मैं मशीन लर्निंग का कौन सा एल्गोरिदम यूज करना चाहता हूँ जिसकी बेस पे मैं उसको एवेल्युएट करना चाहता हूँ। एट द एंड मेरे पास क्या है, एवेल्युएशन, कि जो मैंने मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगाया है वो कितने परसेंट एक्यूरेटली मेरे डाटा को क्लासिफाई कर रहा है, तो वो हमारा एवेल्युएशन है। गॉट इट? यहां तक कोई कंफ्यूजन इन स्टेप्स में? नो सर। ओके, सेकेंड चीज जो थी वो मैं यहाँ पर आपको अलग-अलग तमाम स्टेप्स का बता रहा था कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास डाटा है तो मशीन लर्निंग के कोर्स के लिए हमारे पास डाटा क्या हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर ट्रेनिंग डाटा और करंट डाटा शो हो रहा है। ट्रेनिंग डाटा क्या है, बेसिकली पास का डाटा है जिसकी बेसिस में ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे अली और अहमद है, उसके एमएल का कोर्स है, कोर्स एक्स है, कोर्स वाई है। ठीक है, और उसके जो ग्रेड यहाँ पर आप लोगों को नीचे शो हो रहे हैं कि एमएल में उसका ए ग्रेड है, किसी और कोर्स में उसका बी ग्रेड है, किसी और कोर्स में उसका ए ग्रेड है। इसी तरह से अब मैं लेट्स सपोज उस्मान का बाकी कोर्सेज का मुझे पता है उनमें क्या ग्रेड आ रहे हैं। अब मैं उस्मान का एमएल के कोर्स की प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ तो उसके एमएल के कोर्स में क्या ग्रेड आएगा। तो ये मेरे पास एक डाटा जो था वो मेरा तैयार हो गया, जिसकी बेसिस पे अब मैंने आगे प्रेडिक्शन करनी है, आगे अपने मॉडल को लर्न करवाना है। तो सेकंड चीज थी हमारी अजम्पशन।
तो अजम्पशन क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि जो बच्चे वो कोर्स पढ़ रहे थे जिनका आप लोगों ने ऑलरेडी एवेल्युएट किया हुआ है, ऑलरेडी ग्रेड असाइन किया हुआ है, क्या वो इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे थे या वो ग्रुप में स्टडी कर रहे थे, मतलब आपने किस तरह से उसको एवेल्युएट किया है, तो वो कोई भी अजम्पशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल द कोर्स हैज रिमेन्ड सेम रफली ओवर द इयर्स, कि कई सालों से वो कोर्स कंटेंट जो है वो सेम चल रहा है, या ईच स्टूडेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर्स। तो ये हमारी अजम्पशन है कि जो ऑलरेडी डेटा सेट है उसमें तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ अजम्पशंस थी। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन, कि लेट्स सपोज ये जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा सेट था उसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं उस्मान की बात करता हूँ या अहमद की बात करता हूँ, तो उसने तो बहुत ज़्यादा कोर्सेज पढ़े होंगे। लेट्स सपोज आप लोग 7वें सेमेस्टर तक आए हैं तो आपने कई कोर्सेज पढ़ लिए हैं, तो क्या आप लोग अपने मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए वो तमाम कोर्सेज देना चाहते हैं, या आप कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज देना चाहते हैं जो मशीन लर्निंग के साथ को रिलेट करते हैं। तो बेसिकली ये है रिप्रेजेंटेशन कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग ACD, मतलब हमारे पास कोई 3 डिफरेंट हम लोगों ने कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और वो कोर्सेज हमने एक वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास ये कोर्सेज हैं जिनकी बेसिस पे हमने बच्चे के फ्यूचर की प्रेडिक्शन देनी है ML के कोर्स की। गॉट इट? इस चीज की समझ आ गई है बच्चों? इंडिपेंडेंटली बात की है, वो तो सिर्फ ML का तो नहीं होगा, बाकी कोर्सेज को देख के हमने उसकी अजम्पशन करनी है ना, प्रेडिक्शन करनी है। एग्जैक्टली तो बाकी कोर्सेज के बारे में जी, जो बाकी कोर्सेज एग्जैक्टली ये जो बाकी कोर्सेज होंगे उनमें भी ये भी हो सकता है कि लेट्स सपोज मैं जैसे कह रहा हूँ आपने 40 डिफरेंट कोर्सेज सेलेक्ट किए हुए हैं, तो अगर मैं 14 सारे जितने आप लोगों ने कोर्सेज स्टडी किए हैं उन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मेरा डाटा बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा। तो उसमें इंग्लिश के कोर्स में जो उसका ग्रेड है वो भी आ रहा है, पाक स्टडी में जो ग्रेड है वो भी आ रहा है। हालांकि मुझे तो वो वाले कोर्सेज स्पेसिफिकली लेने चाहिए जो मशीन लर्निंग के साथ ज़्यादा कोरिलेट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई भी डिफरेंट सैंपल्स आप उठा लेंगे। जैसे मैंने A, C, B 3 डिफरेंट कोर्सेज मैंने सेलेक्ट किए, उन्हीं का मैंने एक ग्रेड दे दिया, उसको एक मैंने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ठीक है। ये जो एक वेक्टर फॉर्म है मैं ACD लिख रहा हूँ, जब मैं इसको एवेल्युएट करूंगा तो बेसिकली ये एक मेरे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बाद में हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट X1T जैसे आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है उसका ग्रेड B है, इसी तरह से X2 स्टूडेंट जो कि ट्रेनिंग डेटा में है उसका ग्रेड ये है। तो इसी तरह से हम प्रेडिक्शन देंगे कि स्टूडेंट 1 X1 जो है उसका ML में ग्रेड आने की क्या प्रेडिक्शन होगी, स्टूडेंट 2 जो है उसके ML के ग्रेड में आने की क्या प्रेडिक्शन होगी। तो हम लोग इस तरह से एक वेक्टर फॉर्म में अपना जो पूरा डाटा है उसको प्रेजेंट कर लेंगे, और जैसे ही हमारी रिप्रेजेंटेशन बन जाती है उसके बाद हम लोग एस्टिमेशंस लगाएंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो कौन से पास के जो अर्लियर जो कोर्स ये पढ़ चुके थे उनके साथ ज़्यादा को रिलेट कर रहा है, या ये जो हमारा इनपुट वेक्टर है जैसे X1T तुम लोगों को शो हो रहा है कि ये जो इनपुट वेक्टर है ये फ्यूचर के जिन बच्चों की मैं प्रेडिक्शन देना चाह रहा हूँ उनके साथ कितने % मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट एस्टिमेशंस उनमें लगाते हैं, और एस्टिमेशंस लगाने के बाद हमारा जो 5th स्टेप्स होता है उसमें बेसिकली हमने अपने क्लासीफायर को सिलेक्ट करना होता है जो कि मॉडल सिलेक्शन है। कि अब लेट्स सपोज मेरा डेटा था वो ट्रेन डेटा भी मेरे पास गैदर हो गया, जो मेरी तमाम अजम्पशंस थी वो भी मैंने सेट कर ली, डाटा को एक मैंने रिप्रेजेंटेशन भी दे दी। अब है कि मैंने उस डाटा के ऊपर कोई भी मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासीफायर लगाकर एट द एंड प्रेडिक्शन देनी है, ठीक है। तो वो कोई भी क्लासीफायर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे लेट्स सपोज हम लोगों ने नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर को सेलेक्ट किया, तो ये मेरा एक क्लासीफायर है, ठीक है, जिसकी मदद से मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि ये जो डाटा था इस डाटा के ऊपर तुम प्रेडिक्शन दो कि ML के कोर्स के में बच्चे के क्या ग्रेड आएंगे, ठीक है। तो वो नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर का एल्गोरिथम इसके ऊपर चलेगा और एट द एंड हमें क्या दे रहा होगा, कोई वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं जो भी डाटा दूंगा उसको कोई एक ग्रेड असाइन कर देगा कि ML के बच्चे का उस्मान का A ग्रेड है या अहमद का B ग्रेड है, तो वो डिफरेंट ग्रेड्स जो होंगे वो असाइन कर देगा। तो हो सकता है कि जो उसने ग्रेड असाइन किया हो वो सही भी हो और गलत भी हो सकते हैं।
तो फिर एट द एंड हम क्या करते हैं, हम उसको एवेल्युएट करवाते हैं कि जब लेट्स सपोज मशीन लर्निंग के कोर्स में बच्चों ने पास कर लिया और एट द एंड उनके क्या ग्रेड्स आए, ठीक है, फिर उन ग्रेड्स को हम अपने इस मॉडल के जो उसने प्रेडिक्ट किए थे उनके साथ हम रिलेट करवाते हैं और चेक करते हैं हमारा मॉडल जो है वो कितने % एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। तो वो हमारे मॉडल की एवेल्युएशन है। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अगर वॉइस की अनस्टेबल होने की वजह से किसी को कोई क्यूरी रह गई तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, समझ आ गया। ओके, तो बेसिकली बच्चों आप लोगों के अब एक स्केच बना होगा जहन में कि लेट्स सपोज जब भी मैंने कोई भी मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासीफायर लगाना है तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, किस चीज की मुझे जरूरत है? सर डेटा। डाटा। डाटा की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने क्लासीफाई करवाना है कि मुझे जो ईमेल आती है क्या वो स्पैम ईमेल है या स्पैम नहीं है। तो इसके लिए जाहिर बात है कि मुझे कोई अर्लियर डाटा मेरे पास होना चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ये वाली जो मेल है ये स्पैम वाले सेक्शन से बिलोंग करती है तो तुम इसको स्पैम वाले फोल्डर में भेज दो, ठीक है। और ये वाली ईमेल स्पैम नहीं है तो तुम इसको स्पैम वाले फोल्डर में ना भेजो। तो मुझे कोई अर्लियर पास्ट का हिस्टोरिकल डाटा चाहिए जिसकी बेसिस पे मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूं और मेरा मॉडल क्या करेगा एट द एंड उसी जिसके डाटा के ऊपर उसने ट्रेनिंग की है मैं एक नया डाटा दूंगा जिसको मैं टेस्ट डाटा दे रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने अपने मॉडल को टेस्ट करना है, जिसके ऊपर मैंने अपने मॉडल को एवेल्युएट करना है कि ये वाला मेरा मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है। तो वो जो टेस्ट डाटा होगा एट द एंड मेरा मॉडल उसके ऊपर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, उन रिजल्ट्स की बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि वो कितना एक्यूरेटली मेरे डाटा को क्लासीफाई कर रहा है। तो जो हमारा मशीन लर्निंग में मेजर फोकस होता है वो ये है कि मेरा जो मॉडल है वो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रहा हो, वो ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन दे रहा हो, ठीक है। तो जो भी मशीन लर्निंग बेस्ड क्लासीफाई लगाकर जो सबसे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी दे रहा होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे डाटा को क्लासीफाई कर रहा होगा, हम कहेंगे कि ये वाला एल्गोरिदम फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। तो हमारा मेजर फोकस हमारे एक्यूरेसी के साथ है, एवोल्यूशन मेजर्स के साथ है कि वो कितना अच्छा हमारा मॉडल जो है वो हमारे डाटा को क्लासीफाई कर रहा है, कितना अच्छा एवेल्युएट कर रहा है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसी चीज को मैं रिफाइन करना चाहूँ, ज्यादा अच्छा बनाना चाहूँ, मतलब इसमें वो कोई मॉडिफिकेशंस करना चाहूँ कि मैंने लेट्स सपोज अपने मॉडल को एवेल्युएट किया और एट द एंड जो है मेरा रिजल्ट अच्छे नहीं आए, ठीक है। तो मैं फिर क्या करूंगा, डिफरेंट चीजों को मैं रिफाइन कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। जैसे द एस्टिमेशन एल्गोरिदम है कि मैंने नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर को यूज किया, मैं इसके अलावा कोई और क्लासीफायर लगाकर चेक करूँ इसी डाटा पे कि वो कितनी मुझे अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है या कितने अच्छा वो मेरे डाटा को क्लासीफाई कर रहा है। सेकेंड चीज क्या है, द रिप्रेजेंटेशन, कि जो मैं अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 3 कोर्सेज सेलेक्ट किए थे कि A B C डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया और उसी के बेसिस पे मैं अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा था। तो 3 की बजाय मैं 6 कर लूँ, 10 कर लूँ, बढ़ा लूँ या उनकी क्वांटिटी चेंज कर लूँ या मैं कोर्सेज ही चेंज कर लूँ। तो सेकेंड चीज जो मैं रिफाइन कर सकता हूँ, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकता हूँ। और थर्ड चीज क्या है, मैं अजम्पशन अपनी बढ़ा सकता हूँ या अजम्पशन जो है मैं उनको मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे परहैप्स स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, तो पहले हमारी अजम्पशन ये थी कि स्टूडेंट जो थे वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। अब हमारी अजम्पशन ये है कि हो सकता है कि वो ग्रुप में वर्क कर रहे हों, जो उनके एट द एंड जो बच्चों के स्कोर्स आए हैं, जो ग्रेड्स आए हैं, वो ग्रुप स्टडी की वजह से आए हो या ग्रुप में उनकी जो एवेल्युएशन हो रही हो इस वजह से आए। तो इस तरह से फिर हम हिट एंड ट्राई को यूज करते हैं, डिफरेंट एस्टिमेशन एल्गोरिदम्स को यूज करके, तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करके फिर हम अगेन अपने मॉडल को चेक करते हैं कि अब वो कितना अच्छा एक्यूरेटली हमारे डाटा को क्लासीफाई कर रहा है और उसी की बेस पे फिर हम एट द एंड बता देते हैं कि ये मॉडल जो है इतना अच्छा एक्यूरेटली क्लासीफाई कर रहा है। और हमारा गोल क्या होता है, अगर लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि आपने एक मॉडल बना के देना है जो ये आइडेंटिफाई कर रहा हो कि ये ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, तो हमारा मेजर गोल क्या होगा इस केस में कि हम किस चीज को ज्यादा हमारा फोकस होगा? कोई बताएगा हम किस चीज? जी बच्चे, एक्यूरेसी।
एग्जैक्टली कि लेट्स सपोज अगर मैं मुझे कोई मेल आती है, अगर वो स्पैम हो और फिर भी वो मेरे इनबॉक्स में आ रही है, इसका मतलब है मेरा मॉडल अच्छा नहीं है। तो जो भी तुम्हारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, वो तुम पर तभी ही ट्रस्ट करेगा जब तुम्हारी जो मशीन है, जब तुम्हारा जो मॉडल है वो 100% एक्यूरेटली क्लासीफाई कर रहा हो। ठीक है, तो जो स्पैम ईमेल है उसको स्पैम वाले फोल्डर में ही भेज रहा हो, जो स्पैम नहीं है उसको वो इनबॉक्स वाले फोल्डर में ही भेज रहा हूँ। ऐसा ना हो कि लेट्स सपोज मुझे पता चले कि मैंने कोई प्राइज विन किया है, मुझे कंग्रेचुलेशन का मैसेज आया और उसको वो स्पैम ईमेल समझ के स्पैम वाले फोल्डर में भेज दिया। जाहिर बात है कि लेट्स सपोज जिस बंदे ने एक दफा आपके इस मॉडल को यूज कर लिया, वो ना फ्यूचर में कभी यूज करेगा ना किसी को रिकमेंड करेगा। ठीक है, तो आपका जो मेजर गोल होता है मशीन लर्निंग में, अपने मॉडल को जितना ज्यादा अच्छा बना सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी फ्यूचर की प्रेडिक्शन दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो हिस्टोरिकल डाटा की बेसिस पे जितनी ज्यादा अच्छी वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन देगा, हम कहेंगे हमारा मॉडल उतना ज्यादा अच्छा है। गॉट इट बच्चों? ओके ओके। उसके बाद बच्चों हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं मशीन लर्निंग की, जिसमें कुछ हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेज होती हैं और कुछ हमारे पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, सुपरवाइज का क्या मतलब, जैसे तुम्हें लफ्ज बता रहा है कि सुपरविजन करना, जैसे मोस्टली स्टूडेंट 7 सेमेस्टर से हैं, तो आप लोगों ने अपना P1 जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा FYP, तो आप लोग किसी न किसी सुपरवाइजर के अंडर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर किसी सुपरविजन में वो आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि किस किस तरह से आपने ये लेकर चलना है, कैसे आपने ये सारा काम करना है। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, जो मशीन को हम, जी बच्चे सर वो हम कह रहे थे कि वो बाकी कल ना कर ले, टाइम हो गया वैसे। बस सर जस्ट एक दफा ये जी सुपरवाइज और सर हमारा 12:40 से 1:30 तक हजम नहीं होगा इतना ज्यादा। चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट 2 मिनट दें मुझे, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। हमारे पास अगर मैं मशीन लर्निंग की टाइप्स की बात करूं तो कुछ हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है और कुछ हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। सुपरवाइज्ड बच्चों जैसे लफ्ज तुम्हें बता रहा है कि किसी सुपरविजन के साथ काम हो रहा होगा। तो लेट्स सपोज मैंने अगर कहना है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम, तो मैं उसको कोई डाटा दे रहा हूँ। उस डाटा के आगे जाहिर बात है कोई ना कोई लेबल पड़ा होगा कि लेट्स सपोज जो एग्जिस्टिंग पास्ट का डाटा था, उस डाटा को मैंने पहले बताया होगा कि अगर इस तरह का डाटा आ जाए तो तुमने स्पैम कहना है। तो जो स्पैम कह रहा हूँ उसको वो मेरा कोई ना कोई एक लेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने बताऊंगा उसको कि इस तरह का डाटा आ जाए तो तुमने कहना है ये स्पैम नहीं है, तो उसके आगे भी मैं। अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर जो था हम लोग टाइप्स मशीन लर्निंग की डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कुछ मशीन लर्निंग की सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, ठीक है, टाइप्स में, और कुछ हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है और कुछ हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास मशीन लर्निंग की। अगर मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करूं तो सुपरवाइज्ड लर्निंग ये है बेसिकली कि आपने सुपरविजन प्रोवाइड करनी है। आपने बताना है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप एग्जांपल देते हैं अगर अपने मॉडल को, तो आप बताते हैं कि ये एग्जांपल कौन से क्लास से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटीमेंट एनालिसिस का टास्क कर रहे हैं, तो सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या होगा, आप किसी न किसी प्रोडक्ट का कोई रिव्यू दे रहे होंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल के दराज की ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बुरी है, या आप न्यूट्रल कोई रिव्यू दे रहे होंगे। मतलब आप अपने डाटा को जो क्लासीफाई कर रहे होंगे वो 3 क्लासेस में कर रहे होंगे, या तो पॉजिटिव क्लास में, या नेगेटिव क्लास में, या न्यूट्रल क्लास में। तो ये जो 3 क्लासेस हैं ये बेसिकली हम अपना डाटा ट्रेनिंग डाटा भी दे रहे हैं। जब मैं सुपरवाइज लर्निंग कर रहा हूँ तो ट्रेनिंग डाटा के साथ साथ मैं उसका लेबल भी दे रहा हूँ कि दैट एग्जाम्पल बिलोंगिंग टू विच क्लास, के कोई भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। ठीक है, तो जब मैं उसको लेबल डाटा दे रहा हूँ तो मेरा मॉडल क्या करता है, उस लेबल डाटा के ऊपर अपनी ट्रेनिंग करता है। ठीक है, और जब वो फुल ट्रेन हो जाता है तो एट द एंड फिर हम उस मॉडल को यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। कौन सी प्रेडिक्शन के लिए? फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आ जाते हैं। एक को हम लोग रिग्रेशन कहते हैं और एक को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं।
रिग्रेशन जो है बेसिकली वो कंटिन्यूस वैल्यूज वाला, अगर हम लोग कोई भी टास्क कर रहे हैं जिसमें हमारे पास कंटिन्यूस कोई वैल्यूज की प्रेडिक्शन करनी है, तो वो टास्क हमारा रिग्रेशन का टास्क है। और जिसमें हमने कोई डिस्क्रीट वैल्यू की क्लासिफिकेशन करनी है, वो वाला टास्क हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि हमारे पास एक एरिया है जिसको आपने सेल करना है, एक हाउस है जिसको आपने सेल करना है, उसकी प्राइस जो है वो कोई भी 100 से $200 के दरमियान में किसी भी जगह पर लाई कर सकती है। ठीक है, कोई एक कंटिन्यूस वैल्यू है। तो जब भी आप कोई भी टास्क जो कि कंटिन्यूस वैल्यूज की प्रेडिक्शन कर रहा होगा, वो होगी हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग ही, लेकिन वो होगा कौन सा टास्क सुपरवाइज्ड लर्निंग में? रिग्रेशन का टास्क होगा। और अगर यही काम हमारा कोई डिस्क्रीट वैल्यूज के लिहाज से कर रहे होते, तो वो टास्क हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क होता। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रीट वैल्यू में क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी आपको ईमेल आती है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ईमेल मेरी स्पैम है या स्पैम नहीं है। ठीक है, तो ये कोई डिस्क्रीट वैल्यू है, हमें पता है या तो वो स्पैम क्लास से बिलोंग कर रहा होगा या वो नॉट स्पैम क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट वैल्यू जो होंगी वो हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क है, और जो कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी हमारा रिग्रेशन का टास्क है। जी बच्चे, मरियम फारूक। गलती से हो गया। ओके, तो रिग्रेशन में हम लोग कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, और क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे आप लोगों को ये साइड पे ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कोई भी टास्क वैल्यूज थे। ठीक है, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए हमारे पास कोई एक टास्क की वैल्यू असाइन हो रही थी कि ये इस जगह पर ये टारगेट वैल्यू है जहाँ पर जाकर तुमने बिलोंग करना है। तो इसमें हमारे पास लर्निंग क्या होगी कि मैं कोई भी एक नई एग्जांपल दूं तो वो ऑटोमेटिकली बताए कि ये वाला जो हमारे पास x वेरिएबल है, इसका टारगेट वेरिएबल कहाँ पर बिलोंग कर रहा होगा। हमें इस ग्रीन कर्व का नहीं पता होगा कि ये ग्रीन कर्व कहाँ पर लाई कर रही है। ऑटोमेटिकली मेरा मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से प्रेडिक्ट करके बताए कि ये जो आपने मुझे डेटा दिया है, ये sin 2πx के फंक्शन का आप उसको जनरेट करवा रहे हैं, उसी का ये डेटा सेट है। जब मैं एक नई वैल्यू दूं तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो मेरा मॉडल ऑटोमेटिकली कर रहा हो। ठीक है, मैं उसको बताऊंगा नहीं कि ये पैटर्न है, ये यहाँ पर तुम लाई कर सकते हो। वो जस्ट मेरे डाटा में से वो पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके लर्न करेगा, और एट द एंड मुझे प्रेडिक्शन दे रहा होगा कि आपका जो नया x वेरिएबल है वो कहाँ पर उसका टारगेट वेरिएबल जो है वो बिलोंग करेगा। सेम इस तरह से जैसे ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम लोग एग्जांपल लें कि हमारे पास 2 क्लासेस हैं, मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। ठीक है, कि ट्यूमर साइज जो है हमारे पास वो किस टाइप का है, मैलिग्नेंट टाइप का है या बेनाइन टाइप का है। ठीक है, तो ये वाला टास्क हमारा कौन सा टास्क होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग में, कि आपने अपने डेटा को क्लासिफाई करना है कि वो मैलिग्नेंट क्लास से बिलोंग करता है या बिनाइन क्लास से बिलोंग करता है। अगर आपको ऐसा टास्क दिया जाए तो ये टास्क कौन सी आप कह सकते हैं कि टाइप का है मशीन लर्निंग की, सुपरवाइज्ड लर्निंग की? क्लासिफिकेशन का टास्क है या रिग्रेशन का टास्क है? क्लासिफिकेशन का होगा। कैसे क्लासिफिकेशन का टास्क होगा बच्चों? सर डिस्क्रीट क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज है, हमें पता है या तो वो इस क्लास से बिलोंग करता है मैलिग्नेंट की, या वो बेनाइन की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का टास्क है। इसी तरह से आपके सामने ये 2 प्रॉब्लम शो हो रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2। इसको एक दफा रीड करें और एट द एंड जिससे मैं पूछूं जस्ट वही बताए कि ये टास्क क्लासिफिकेशन का टास्क कौन सा है और रिग्रेशन का टास्क कौन सा है। जी हरून बच्चे आप बताएं, ये प्रॉब्लम नंबर 1 कौन सी क्लास का है? सर ये रिग्रेशन। रिग्रेशन का है? क्यों रिग्रेशन का क्यों है? सर cause how many of these items will sell over next 3 months? सर प्रोडक्ट्स है ना इसमें, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास डिस्क्रीट होंगे।
प्रोडक्ट डिस्क्रीट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यस सर, 20% डिस्क्रीट होंगे ना प्रोडक्ट, तो वो क्लास, तो सर वो होगा, सॉरी रिग्रेशन नहीं होगा, वो क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो ये क्लासिफिकेशन का टास्क होगा। वलीद बच्चे आप बताएं, तो ये क्या क्लासिफिकेशन का टास्क है? प्रॉब्लम नंबर 1। सर ये पहला रिग्रेशन का है और दूसरा क्लासिफिकेशन का है। पहले प्रॉब्लम में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसलिए, और जो दूसरा है ना उसमें हम चेक करेंगे कि कंप्रोमाइज हुआ कि नहीं। एग्जैक्टली तो बच्चे जो प्रॉब्लम नंबर 1 है हरून बच्चे, आप गलत बता रहे हो, वो क्लासिफिकेशन का नहीं है, बेसिकली वो रिग्रेशन का टास्क है। बेसिकली मैं यहाँ पर जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो मैं प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, मैं सेल की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, कि हाउ मैनी ऑफ दीज आइटम विल सेल ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ, कि कितनी आइटम जो है वो मेरी सेल होंगी नेक्स्ट 3 मंथ में। तो वो कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होगी, वो कोई कंटिन्यूस वैल्यूज होगी। ठीक है, तो जो भी कंटिन्यूस वैल्यूज का टास्क होंगे वो हमारे रिग्रेशन के टास्क हैं, और जो हमारे डिस्क्रीट वैल्यू का टास्क होगा वो क्लासिफिकेशन का है। जैसे यू वुड लाइक टू सॉफ्टवेयर टू एग्जामाइन इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट एंड फॉर ईच अकाउंट डिसाइड इफ इट हैज बीन हैक्ड और कंप्रोमाइज्ड। क्या हमें पता है या तो अकाउंट हैक्ड हुआ है या कंप्रोमाइज हुआ है, मतलब वो किसी डिस्क्रीट वैल्यू से बिलोंग कर रहा है। जो भी डिस्क्रीट वैल्यू से बिलोंग कर रहा होगा वो हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, जो प्रॉब्लम 1 है इसमें जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो तो या सेल होंगी या नहीं होंगी। एग्जैक्टली तो सर ये डिस्क्रीट में नहीं आ जाएगा। एग्जैक्टली अगर तो आप इस तरह से स्टेटमेंट देना कि मैं ये सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी या नहीं सेल होगी। यहाँ पर बेसिकली मैं क्वांटिटी को डिस्कस कर रहा हूँ कि कितनी आइटम्स सेल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ में लेट्स सपोज वो 100 सेल हो सकती हैं, 200 सेल हो सकती हैं, 300 सेल हो सकती हैं, मतलब किसी एक रेंज में लाई कर सकते हैं। और वो रेंज जो है हमारी वो कंटिन्यूस रेंज है। ठीक है, तो जो भी हमारी कंटिन्यूस रेंज के पॉइंट से प्रेडिक्शंस दे रहे होंगे वो रिग्रेशंस होंगे हमारे। और अगर लेट्स सपोज आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि या तो हैक है या नहीं है, या ये ईमेल स्पैम है या नहीं है, या ये जस्ट 2 क्लासेस में ही नहीं बिलोंग कर सकता क्लासिफिकेशन, इससे बढ़ भी सकता है। फॉर एग्जांपल मैं सेंटीमेंट एनालिसिस की आप लोगों से बात कर रहा था कि आपने प्रोडक्ट्स के रिव्यू देने हैं। वो प्रोडक्ट्स के रिव्यू क्या हो सकते हैं, या तो कोई एग्जांपल जो है हमारे, या कोई सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव क्लास से बिलोंग कर सकता है, या नेगेटिव क्लास से बिलोंग कर सकता है, या न्यूट्रल क्लास से बिलोंग कर सकता है। तो ये 3 डिस्क्रीट वैल्यूज हैं कि मेरा पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वो इन्हीं 3 हमारी क्लासेस में बिलोंग कर रहा होगा, इनसे हटके किसी और वैल्यू से बिलोंग नहीं कर रहा होगा। तो ये भी हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क है। लेकिन जब हमारे पास कोई कंटिन्यूस रेंज आ जाती है, हमें पता होगा कि 100 से $200 के दरमियान में किसी वैल्यू में बिलोंग कर रहा होगा, $150 में बिलोंग कर रहा होगा, तो जहां भी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज आ जाएंगी तो वो हमारा रिग्रेशन का टास्क होगा। गॉट इट बच्चे? यस सर। ओके, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप है मशीन लर्निंग की वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। बेसिकली अनसुपरवाइज्ड में हम ये करते हैं कि हम उसे ट्रेनिंग डेटा तो देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है, या इस तरह का ये एक बुरा रेस्टोरेंट है, ये मैं सारा उसको ट्रेनिंग डेटा तो देता हूँ, लेकिन मैं विदाउट लेबल देता हूँ। मैं उसे बताता नहीं हूँ कि ये वाली जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, या इसका लेबल क्या होगा, तो मैं विदाउट लेबल देता हूँ, लेकिन मैं ट्रेनिंग डेटा देता हूँ अनसुपरवाइज्ड में। फॉर एग्जांपल अगर अनसुपरवाइज्ड की अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, मैं तुम लोगों को कहूँ कि ये जो मशीन लर्निंग का कोर्स है ये तुम लोग खुद से लर्न करो। ठीक है, तुम लोगों को लेबलिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, मतलब तुम लोगों को सुपरविजन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तुम लोगों को सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम खुद से सीखो। ठीक है, तो जाहिर बात है खुद से सीखना इस चीज को आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। सेम इस तरह से जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग डेटा तो देते हैं कि तुम लोगों को कंटेंट तो दे देते हैं, लेकिन हम उसको हर चीज को लेबल नहीं प्रोवाइड करते, बताते नहीं है हम ये कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है या ये डाटा कैसा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू कैसे लर्न करते हैं, बेसिकली वो क्लस्टर बना लेते हैं। वो उस डेटा में से पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीजें आपस में ज्यादा मुशाबहत रखती हैं। ठीक है, जो आपस में सिमिलर चीजें होती हैं वो उनको एक एक क्लस्टर में डालता चला जाता है। ठीक है, और एट द एंड वो डिफरेंट क्लस्टर्स बना लेता है। और जब हमने फ्यूचर्स की प्रेडिक्शन देनी होती है तो क्या होता है, जब कोई टेस्ट डेटा आता है तो हम देखते हैं कि ये
कोई भी एग्जांपल जो है वो कौन से वाले क्लस्टर से ज्यादा सिमिलर है तो आप उस क्लस्टर में उसको ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है। और जो थर्ड वन है हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की ग्राफ शो हो रहा है कि हम लोग ये डिफरेंट क्लस्टर्स बना लेते हैं कि जो जो एक दूसरे के साथ सिमिलर है वो एक एक क्लस्टर में उन सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है, और जब उसके बाद हमने अपने मॉडल को एवेल्युएट करना है कि वो कितना अच्छा मॉडल है हमारा, तो मैं कोई भी एक टेस्ट एग्जांपल दूंगा, उस टेस्ट एग्जांपल के लिहाज से क्या करेगा, हर क्लस्टर से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा या हर क्लस्टर से वो सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से क्लस्टर से ये जो आपने एग्जांपल दी है टेस्ट एग्जांपल वो बिलोंग कर रही है। तो जिस क्लस्टर से वो ज्यादा सिमिलर होगी वो कह देगा कि ये जो आपने टेस्ट एग्जांपल दी है वो इस क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर अनसुपरवाइज की एग्जांपल देना चाहूँ कि हमारे पास क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, तो हम जस्ट डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, हम उसके लेबल नहीं देते, हम बताते नहीं हैं कि कौन से मेल्स हैं कौन से फीमेल्स हैं, ठीक है। तो हमारा मॉडल क्या करता है, ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स कि कौन से वाले आपने एग्जांपल को मेल्स कंसीडर करना है और कौन से वाले एग्जांपल्स को आपने फीमेल कंसीडर करना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल आएगी फॉर टेस्ट तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से प्रेडिक्शन दे रहा होगा। तो ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अब यहाँ पर देखें आप लोग, जैसे गिवन, जी बच्चे सर क्लस्टरिंग की एक एग्जांपल दे दें। क्लस्टरिंग की जैसे मैंने आपको यहाँ पर आप लोग एक दफा देख लें, यहाँ पर भी आपको एग्जांपल मिल जाएगी। जैसे गिवन अ सेट ऑफ न्यूज आर्टिकल फाउंड ऑन द वेब, ग्रुप देम इनटू सेट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द सेम स्टोरी। ये आपको क्या यहाँ पे समझ आ रही है, मैंने अभी आपको बताया क्लस्टरिंग में हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, हम क्लस्टर बनाते हैं कि जो चीजें एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं आप लोग उनको इकट्ठा रखते चले जाते हैं। तो जैसे आपको अगर ये टास्क दिया जाए कि न्यूज आर्टिकल हैं जो कि हमें वेब में डिफरेंट रिसोर्सेज से फाइंड हुए हैं, आपने क्या करना है, ग्रुप देम इनटू सेट ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द सेम स्टोरी, कि इन तमाम आर्टिकल्स में से जिनकी स्टोरी सेम है तुम उनको एक आर्टिकल में ग्रुप कर दो या तुम एक क्लस्टर में ऐड कर दो। तो ये वाला जो टास्क है ये हमारा क्लस्टरिंग का टास्क है। इसी तरह से सेम, गिवन अ डेटाबेस ऑफ कस्टमर डेटा, ऑटोमेटिकली डिस्कवर मार्केट सेगमेंट एंड ग्रुप कस्टमर इनटू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। तो वो तमाम कस्टमर्स को मार्केट सेगमेंट के लिहाज से ग्रुप कर रहा है, जो जहां पर भी एक जैसे सिमिलर जो हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स के लिहाज से, जो उनको वो इकट्ठा कर रहा है, अलग-अलग ग्रुपिंग जो कर रहा है उसकी, ये भी हमारे पास क्लस्टरिंग का टास्क है। अगर मैं लास्ट वन टास्क की बात करूं, गिवन अ डेटा सेट ऑफ पेशेंट डायग्नोज्ड एज आइदर हैविंग डायबिटीज और नॉट, लर्न टू क्लासिफाई न्यू पेशेंट एज हैविंग डायबिटीज और नॉट। तो ये वाला जो टास्क है हमारे पास, अहमद बच्चे, ये वाला टास्क हमारे पास क्लासिफिकेशन का टास्क है यार, हमारे पास क्लस्टरिंग का टास्क है सबसे लास्ट वन। मिनाहिल बच्चे आप बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जो हमारा सबसे लास्ट वाला यहाँ पर आपको एग्जांपल शो हो रही है कि गिवन अ डेटा सेट ऑफ पेशेंट वाला, तो क्या ये वाला जो हमारे पास एग्जांपल है ये क्लासिफिकेशन का टास्क है या क्लस्टरिंग का टास्क है, मतलब अनसुपरवाइज्ड टास्क है या सुपरवाइज्ड टास्क होगा ये? सर ये सुपरवाइज्ड लग रहा है, क्लस्टरिंग का लग रहा है कि सुपरवाइज डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है, सुपरवाइज में क्लस्टरिंग होती है बच्चे? नो सर। सुपरवाइज में बच्चे हमारे पास दो चीजें होती हैं कि या तो हम उसको लर्निंग करवा रहे होते हैं, या तो वो क्लासिफिकेशन का टास्क होता है या वो रिग्रेशन का टास्क होता है, ठीक है। यस सर। और जो जहां पर क्लस्टरिंग हो रही होगी वो हमारा अनसुपरवाइज का टास्क होगा। तो जो सबसे लास्ट वाली एग्जांपल है ये हमारी क्लासिफिकेशन का टास्क है कि हमने उसको क्लासिफाई करना है कि उसे डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का टास्क है। ओके, थर्ड वन जो है हमारे पास वो री-इन्फोर्समेंट लर्निंग है। री-इन्फोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली ये होता है कि जैसे मैं सुपरवाइज में मैं ट्रेनिंग डाटा दे रहा हूँ लेकिन मैं विद लेबल दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको लेबल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, एनोटेशन की हुई है मेरे डाटा सेट की, लेबल डाटा है मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अनसुपरवाइज्ड में मैं क्या कर रहा था कि मैं ट्रेनिंग डाटा तो दे रहा था लेकिन मैं विदाउट लेबल दे रहा था, मैं उसमें लेबल मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है।
जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, यहाँ पर मैं ट्रेनिंग डेटा भी नहीं देता, मैं अपने मॉडल को कहता हूँ कि तुम खुद से लर्न करो, ठीक है। तो जो खुद से लर्न करने वाला टास्क है उसमें बेसिकली ये है कि पहले तो खुद से जो लर्निंग करनी थी वो उसने ट्रेनिंग डेटा में से आइडेंटिफाई करके पैटर्न एक्सट्रैक्ट करके करनी थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है रीइंफोर्समेंट में वो वाला ट्रेनिंग डेटा भी गिवन नहीं है। तो वो हमारा मॉडल कैसे लर्न करेगा, हमारा मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड एंड पेनल्टी वो खुद से लर्न कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग ये ऑटोमेटिक अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेलते हैं वहां पर आप लोग देखते हैं कि एजेंट्स जो खेल रहे होते हैं आपके साथ वो ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड एंड पेनल्टी ही खेल रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड पर्सन के हेड पे शॉट करता हूं तो मुझे फायदा हो रहा है, मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, मुझे रिवार्ड मिल रहा है, तो वो कहेगा कि ये वाले जो मैंने स्टेप है ये दोबारा भी रिपीट करना है क्योंकि इसमें मुझे फायदा हो रहा है। पेनल्टी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल सेकंड पर्सन जो है वो इसे हिट करता है, तो हिट करने से क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो इसको पेनल्टी मिल रही है, इसको नुकसान हो रहा है, तो वो लर्न करेगा कि मैंने सेकंड पर्सन से मार नहीं खानी, ठीक है। अगर मैं मार खाऊंगा तो मेरी एनर्जी रिड्यूस हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड एंड पेनल्टी वो खुद से लर्न कर रहा होगा, हम उसे बताएंगे नहीं कि तुमने यहाँ से मार खानी है या नहीं, या तुमने यहाँ पर हिट करना है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा होगा। तो जो ये ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड एंड पेनल्टी लर्न कर रहा है, ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। उसके बाद आ जाता है कि हम लोगों को मशीन लर्निंग यूज करने की जरूरत क्यों है। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जहां पर हमारे पास कोई डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं अवेलेबल होते, ह्यूमन एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं होते। कि फॉर एग्जांपल एक नई मशीन बनाई है, उसमें अगर कोई एरर अगर हो जाता है तो पहले तो ह्यूमन को उस पूरे मशीन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, देन वो उस एरर को रिजॉल्व करेगा। तो इस चीज के लिए क्यों ना हम एक मशीन को ट्रेन कर लें जो कि एग्जिस्टिंग डेटा की बेसिस पे ट्रेन हुई होगी, और ऑटोमेटिकली जब भी हमारा कोई फेलियर अकर होने वाला होगा तो वो हमें ऑटोमेटिकली पहले से ही वार्न कर देगी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अकर हो सकता है। सेकंड चीज होती है जहां पर हमारे पास ह्यूमन एक्सपर्ट्स तो अवेलेबल होते हैं लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज बता नहीं रहे होते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मेरी बात समझ तो आ रही है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को ये मेरी वॉइस की समझ कैसे आ रही है, क्या रूल्स हैं बैकएंड पे, किस तरह से आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बताना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। या मैं कहूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट तुम लोगों को देता हूँ, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग ऑटोमेटिकली उसको समझ तो जाते हैं ये क्या स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन बैकएंड पे वो किस तरह से समझ रहे हैं आप लोग, कैसे आपको पता चल रहा है कि W का मतलब या वैन का मतलब क्या है, या WHEN को किस तरह से तुम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो ये आप लोग वैसे तो रिकॉग्नाइज कर रहे हो लेकिन आप लोग बता नहीं रहे होते कि आपकी इसमें एक्सपर्टीज नहीं होती कि आप किस तरह से ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए भी हम लोग मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली उन तमाम रूल्स को अगर एक दफा वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन हमें इजीली वो बता सकते हैं और आगे हम लोग फ्यूचर में कोई भी काम करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड वो वाला प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमारा डाटा जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं, स्टॉक एक्सचेंज प्रेडिक्शंस की बात करूं, तो वहां पर हमारा कंटिन्यूसली डाटा चेंज हो रहा होता है। तो जहां पर कंटिन्यूसली चेंजेस अकर हो रही होती हैं वहां पर मैनुअली तमाम चीजों की जो कैलकुलेशन है वो काफी हेक्टिक जॉब है, ठीक है। तो वही काम हम क्या करते हैं कि वही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी बेसिस पे आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आप मशीन को दे दें और मशीन ऑटोमेटिकली आपको प्रेडिक्ट करके बता रही होगी तो किस तरह से हम लोग ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं।